आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 19 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान, अमेरिका, गजा, वेस्ट बैंक, रूस, सीरिया वगैरह की बहुत अहम खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत ईरान और इसराइल से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने रोका लेकिन इसराइल फिर भी वार को तैयार। क्या ईरान को नेतन्याहू बनाने जा रहा शिकार? ये एक सवाल है। खबर कुछ ऐसी है, अमेरिका भले ही पीछे हट रहा हो लेकिन इसराइल अब भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर लिमिटेड अटैक के मूड में है। 19 अप्रैल को द टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी इस खबर के मुताबिक इसराइली अफसर एक ऐसा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं जो छोटा हो, स्मार्ट हो और अमेरिका के सपोर्ट के बिना भी अंजाम दिया जा सके। यानी कि ऐन वक्त पर अगर ईरान पर हमला करने से अमेरिका हैंड्स अप कर दे तो इसराइल अपने दम पर यह हमला कर सके। ये इसराइली मीडिया का कहना है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, अभी नहीं, लेकिन नेतन्याहू पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो तो कब से कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे, फिर चाहे जो हो जाए। दूसरी तरफ रोम में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर दूसरा राउंड चल रहा है। हो सकता है जब तक आप ये खबरें देखें तब तक वो राउंड खत्म हो चुका हो। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ धमाका। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल वाकई ईरान के खिलाफ अकेले कूदेगा? क्या उसमें इतना दम है कि वो अकेले ये जंग लड़ सके? क्योंकि उसने छोटे से मुल्क से भी, इवन गजा में भी, बिना अमेरिका के सपोर्ट के, बिना अमेरिका की मदद के अब तक जंग नहीं लड़ी पिछले 19 महीनों में। तो ईरान जैसे एक मिसाइल से लेस और ज़बरदस्त ताकत से लेस और ड्रोन से लेस मुल्क से वो अकेले दम पर लड़ पाएगा क्या? क्या इसराइल वाकई कोई प्लान बना भी रहा है ईरान पर हमले का, या ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने की एक चाल है? क्योंकि बैकडोर में बात हो रही है और बैकअप में बॉम्बर्स भी तैनात हैं। क्या इसराइल से ये खबर पेंटागन के कहने पर ही शेयर की गई है ताकि ईरान पर प्रेशर डाला जा सके कि वो ट्रंप की बात मान लें जो डील हो रही है उसमें, वरना इसराइल हमला कर देगा? हालांकि ये सिर्फ अंदाजे हैं। अंदाजे लगाना जर्नलिज्म में काम होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी सोचा तो जा सकता है। रोम में डील की मेज पर कागज बिछाए गए हैं लेकिन इसराइल की फाइलों में अब भी टारगेट कोऑर्डिनेट्स टिक 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 कर रहे हैं। लेकिन इसराइल भी जानता है कि तेहरान भी तेल निकालने में माहिर है, इसलिए वो भी कोई कदम बिना कैलकुलेशन के नहीं उठाएगा। अब इसी सिलसिले में एक दूसरी खबर अमेरिका और ईरान को जोड़ते हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान रोम में, इटली के शहर रोम में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरे राउंड की बातचीत शुरू हो गई है। पहले राउंड की ओमान में मस्कत में हुई थी। ये गुफ्तगू, ये मीटिंग ओमान के जरिए ही हो रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और अमेरिका के एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी रोम में मौजूद हैं। जाहिर है दोनों अपने अपने मुल्क की रहनुमाई करते हुए बातचीत कर रहे हैं। पहले राउंड को दोनों ने पॉजिटिव कहा था, लेकिन अब सबका ये सवाल है, क्या इस बार कोई डील होगी या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? क्या यूं ही अमेरिका ईरान को टहलाता रहेगा, आओ अब निकल कर रोम से आओ, स्पेन चलते हैं या वहाँ चलते हैं? खैर, स्पेन तो जाएंगे नहीं। फिलहाल इस मीटिंग की अपडेट्स हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे कि क्या हुआ, किसने क्या कहा, बात बनी या अगली मीटिंग तक मुलतवी हो गई, क्या हुआ, सब बताएंगे। फिलहाल अब देखते हैं गजा और वेस्ट बैंक की ताज़ा हालात क्या हो रहा है। सबसे पहले हम आपको ताज़ा हालात ये बता दें कि अल जज़ीरा ने अपडेट दी है कि पिछले 48 घंटों में गजा पर इस कदर जालिमाना बमबारी की गई है इसराइल की तरफ से कि 92 लोग शहीद हो गए। 92 लोग पिछले 2 दिन में शहीद हो गए, यह गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। और इसमें जहां तक मेरा अंदाज़ा है आज की शहादतें इसमें नहीं जोड़ी गई हैं। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक अर्जेंट वार्निंग जारी की है कि गजा को फ़ौरन खाना चाहिए क्योंकि सैकड़ों हज़ारों लोग मरने की कगार पर हैं, भुखमरी की कगार पर हैं। भुखमरी के बाद उनकी जान जा सकती है। ये एक अपडेट थी। अब हम हमेशा पोर्टल्स की बात करते थे, अब पोर्टल देखिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क सिर्फ फ़लस्तीन की खबरें छापने के लिए ये पोर्टल चलता है और आप इन पर एतबार कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया है कि अल जैतून नेबरहुड है गजा सिटी से लगता हुआ, वहाँ पर हमला हुआ और वहाँ पर अस्मा नासिर नाम की एक खातून फ़लस्तीनी बहन और उनकी छोटी बेटी, उनकी बॉडीज़
बम गिरने के बाद अपने घर से 100 मीटर दूर एक पड़ोसी की छत पर मिली। 100 मीटर दूर तो पड़ोसी नहीं होता, उसी इलाके में रहने वाला। 100 मीटर दूर बॉडी मिली। अब आप इंटेंसिटी सोचिए कि बॉम्ब की क्या होगी, किस तरीके के हैवी बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के तंबू कनातों पर। ये टेंट्स पर बमबारी हुई है, ये आलम है। और इस हमले में ये यस्टरडे कल हमला हुआ था, इसमें 7 फ़लस्तीनी जो है वो मारे गए थे, कई और ज़ख्मी हुए थे। इनमें से अस्मा भी थी और उनकी बेटी भी थी। औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्रोन का मलबा है जो इसराइल का ड्रोन बताया जा रहा है, और ये एक सुसाइड ड्रोन था। अक्सर इसराइल सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था। वो तो उसके हवा में महंगे महंगे ड्रोन उड़ते हैं, या उसके पास बम मिसाइल इतने हैं अमेरिका से भी मिले हुए कि वो कहीं भी मार देता है टेंट्स में। ये सुसाइड ड्रोन के परखच्चे पड़े हुए हैं, 2 आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। कहा गया ये ड्रोन सुसाइड ड्रोन इस्तेमाल किया गया उन लोगों पर जो अपने घरों से अलग हो चुके, डिस्प्लेस्ड लोग हैं, खाना बदोश हो चुके हैं, पूरी तरीके से मारे तदारे घूम रहे हैं, उनके टेंट्स पर यह हमला किया गया अल मवासी में, जिसे सेफ जोन कहा गया था इसराइल की तरफ से। ये खान यूनिस में आता है, साउथ गजा में। यहाँ पर 13 सिविलियंस का कत्लेआम हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे थे। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जानकारी दी है। ये अल मवासी में हुआ। सुसाइड ड्रोन का भी अब इस्तेमाल हो रहा है। सुसाइड ड्रोन में तो कैमरा लगा होता है, फिर वो बच्चे उसकी चपेट में कैसे आ गए? क्या बच्चे ही निशाने पर थे? ये कैसे हो सकता है? और ये 2 तस्वीरें हैं अभी थोड़ी देर पहले की, दोपहर की। हमारी दोपहर, उनकी दोपहर और हमारी शाम लग रही थी कि लोकल जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया है कि साउथ गजा पट्टी के राफा के लोकल सोर्सेज ने बताया है कि राफा शहर के कुछ वेस्टर्न इलाके हैं जहां पर फ़लस्तीनी घरों को आईडीएफ ने आग लगा दी है। ये QNN का दावा है कि लोगों के घरों को आग भी लगा रहे हैं कसदन आईडीएफ के फौजी। ये किस तरीके की जंग है? हम आपको वेस्ट बैंक लिए चलते हैं, यरूशलेम लिए चलते हैं। और यरूशलेम में क्या हो रहा है? मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा में जाने से रोका जाता है। ईसाइयों को उनके पाक मकामात पर जाने से, होली चर्च जो है सेपल्कर, बहुत पुराना चर्च है होली सेपल्कर, ये यरूशलेम में आता है, यहाँ जाने से रोका जाता है। गुड फ्राइडे, गुड सैटरडे का मौका चल रहा है, होली सैटरडे का, और उस पर आज होली सैटरडे मना रहे हैं ईसाई। आज उन्हें उस चर्च में जाने से रोक दिया, जबकि हज़ारों हज़ार सेटलर्स को उनके तालमुडिक राइचुअल्स जो करते हैं वो उछल कूद के नाच के, उन्हें वो करने के लिए मस्जिद अल अक्सा में, जिसमें वो जा नहीं सकते, जाने दिया गया और पुलिस की कस्टडी में जाने दिया। जबकि क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को रोक दिया गया उनके पाक मकाम, उनके पाक चर्च में जाने से, जबकि आज उनका होली सैटरडे था। ईसाइयों और यहूदियों के लिए बड़े अहम दिन चल रहे हैं। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट है कि लोगों को रोका गया है। ये भीड़ जो आपको दिख रही है, ये वॉल सिटी जो है यरूशलेम की, उसके अंदर जाने से रोका गया है। दूसरे में आप पुलिस वगैरह को भी देख रहे होंगे। खैर, देख ही लिया होगा जब तक हमने आपको बताया। हम वीडियोस नहीं दिखाते हैं, आपको पता है कुछ कभी कभी वलवला मार जाता है तो हम दिखा देते हैं। खैर, इसराइल ने वेस्ट बैंक में क्रिश्चियंस को कल भी जाने से रोका था। गुड फ्राइडे के मौके पर भी यरूशलेम में एंट्री नहीं दी थी वेस्ट बैंक में क्रिश्चियंस को, वेस्ट बैंक के क्रिश्चियंस को। जो वेस्ट बैंक से आए थे, हेब्रोन से, बैतलहम से और दूसरी जगहों से, नाब्लुस से भी आए होंगे, उन्हें घुसने ही नहीं दिया यरूशलेम में। वो बेचारे कल गुड फ्राइडे नहीं मना पाए इसी चर्च में आकर, जो बड़ा तारीखी है, और आज उन्हें होली सैटरडे भी नहीं मनाने दिया गया। क्या मिस्टर ट्रंप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या ब्रिटेन और यूरोप के लोग ये देख और सुन रहे हैं? बात सिर्फ मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को एंट्री ना देने की होती तब भी ठीक था, ये तो आंच आप तक भी पहुंच गई है। क्या इस बारे में बात की जा सकती है? एक मिस्टर रूबियो हैं, आपको पता होगा, मार्को रूबियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री कहिए, फॉरेन मिनिस्टर। मार्को रूबियो ने तमाम दुनिया के ममालिक से पता है क्या कहा है कि जीसस क्राइस्ट को किंग ऑफ किंग घोषित कीजिए। क्राइस्ट इज किंग। आप सब भी ये इनके ईसाई एतबार से कह रहे हैं, जबकि हम मुसलमानों का कुछ अलग अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर। ईसाइयों के एतबार से बात करिए तो उन्हें कहा गया है कि ऑल नेशंस शुड रिस्पेक्ट क्रिश्चियंस राइट टू डिक्लेयर क्राइस्ट एज किंग,
कि पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के ममालिक को क्रिश्चियंस के इस हक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए कि क्राइस्ट ही किंग हैं। यानी मौजूदा वक्त में भी जो भी राजा हैं, बादशाह हैं, वो अरब ममालिक वाले भी, उन सब के राजा भी जीसस क्राइस्ट हैं। वाह, ऐसे कौन मान लेगा? क्योंकि सभी के अकीदे अलग हैं, तभी तो सब अलग अलग हैं, वरना सब ईसाई होते हैं। यहां भी राष्ट्रवाद चल रहा है, इधर भी चल रहा है। लग रहा है इधर से कोई उधर चला गया है, या उधर वाले ही इधर आ चुके थे पहले। सब अलग अलग दिमाग से चल रहे हैं। हमारे यहाँ च्यवनप्राश और चूरन बेचने वाले हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सब हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक सेकुलर मुल्क में क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? किस लिए चाहिए? छोड़िए, नेशनल खबरों में चले जाएंगे। हम तो इसी वजह से छू नहीं रहे हैं। आप सोचते हो किसी वजह हम पूछेंगे बहुत तीखे सवाल, इसलिए हम नहीं जाते उस तरफ। All nations should respect Christians' right to declare Christ as King. जाइए मनवा लीजिए सबको। एक स्क्रीनशॉट देखिए, मस्जिद अल-अक्सा को एक AI वीडियो में बॉम्ब से उड़ाते और आग लगाते दिखाया गया है, और ये जो कट्टरपंथी सेटलर्स हैं उनके ग्रुप्स ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि वो दिन जल्द करीब आ रहा है और यहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा ख़त्म होगी और हम यहाँ पर थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाएंगे। जो इनका माबद था, जो इनका मंदिर था, सोलोमन का ये मानते हैं, वो हम यहाँ बनाएंगे। तीसरा मंदिर बनाएंगे, तीसरा टेम्पल बनाएंगे। इन लोगों ने AI वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो, हालांकि इसे शेयर करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये इन लोगों की दिमाग की एक उपज है या इनकी सोच है, और इसी सोच के साथ ये ताल्मुदिक राइचुअल अदा करने के लिए मस्जिद अल-अक्सा जाते हैं, जहाँ पर UN के चार्टर के हिसाब से भी ये नहीं जा सकते। मोरक्को में 105 डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, 58 शहरों में हुए। फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई। मोरक्को की कौम बहुत ज़िंदा दिल कौम है। 105 जगह उन्होंने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस किए, 58 शहरों में होना बड़ी बात है। यमन की हमने कल खबर दिखाई थी, वहाँ भी शहर शहर हज़ारों लोग जुटे। अब कुछ ताज़ा अपडेट्स, ताज़ा क्या, ये स्टेबल अपडेट्स हैं। 5070 ख़ानदानों के फैमिलीज़ के नाम जो हैं, आप यूँ समझ लें 5070 फैमिलीज़, माँ बाप बेटा चाचा चाची या जो भी साथ में रहते होंगे, वो सब पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं गज़ा के अंदर। इन 560 दिनों में 5070 फैमिलीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सिविल रजिस्टर से उनका नाम ख़त्म हो गया, क्योंकि सब इजरायली हमलों में मारे गए। गज़ा में हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आप ये 3 फ़ोटोज़ को देखेंगे, 3 में से 2 तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भीड़ है, एक भीड़ है, पता नहीं लगता है कुछ लेने। ये सब रोटी के लिए खड़े हैं, हाथों में इनके रकाबियाँ हैं, प्लेट्स हैं, बर्तन हैं, भगोने हैं, डब्बे हैं। हम बच्चों को ब्लर करके दिखा रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ भगोने में झाँक रहे हैं कि हमारा नंबर आते तक कि चावल बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे। इस तरीके से खाना मिल रहा है। एक माँ है, ये भी ब्लर हम कर रहे हैं फ़ोटो, इनके हाथ में भी खाना है, बच्चों को लेकर बैठे हैं। चेहरे पर माँ नहीं है बल्कि बच्ची है, ये भी खूब, तो हम ये ब्लर कर रहे हैं फ़ोटो, कुछ बच्चों का थोड़ा वो रखते हैं। तो ये नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप है गज़ा का। सबकी एक चाहत है कि चैरिटेबल सूप किचन से उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। ये हालात हैं। हम यहाँ जय और मजम्मत में लगे हुए हैं, गज़ा के हालात पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सब पेड वर्कर लग रहे हैं हमें। गज़ा से किसी को मतलब नहीं है, बस किसी को गाली देनी, किसी की जय बोलनी, इसी में लगे हुए हैं। इसी के लिए पैसा मिला इन्हें। 18,000 बच्चे मार दिए गए हैं अब तक। 18,000 मासूम बच्चे शहीद हुए हैं 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में। ये है डाटा, ये ग्राफिक प्लेट कोस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। हाँ सर, वो एक आध खबर जो है वो ये है कि अमेरिका ने सीरिया से फ़लस्तीनी ग्रुप्स को बाहर निकालने और उन पर बैन लगाने की मांग की है, और कहा है कि उन पर सख्ती करें। जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स अब भी सीरिया में हैं, उनके ऊपर अहमद अल-शरा से सख्ती करने के लिए अमेरिका ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। इस खबर को हम आगे भी ले सकते हैं, थोड़ा तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन रशिया की खबर ये है कि रशिया ने ये दावा किया है कि उसने पेनल्टीमेट गांव है कुर्स्क रीजन में, उसे वापस यूक्रेन से छीन लिया है और लगातार उसकी फ़ौज आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।